हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक। मैं शरण सिंह शेखावत एसी टेक के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सारी डिटेल्स 407C रेफरेंट के बारे में। जैसे कि ये जो रेफरेंट है ये किस रेफरेंट को मिलाकर बनाई गई है, ये जो रेफरेंट है ये कौन सी रेफरेंट का रिप्लेसमेंट है, R407C कौन सी मशीन्स में यूज़ होती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, इस रेफरेंट का सक्शन, डिस्चार्ज और स्टैंडिंग प्रेशर्स क्या है, ये जो रेफरेंट है लिक्विड में चार्ज करनी चाहिए या वेपर में चार्ज करनी चाहिए, R407C जो रेफरेंट है ये R22 के मशीन्स में आप डायरेक्टली डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, और साथ में ये जो रेफरेंट है इसमें हम ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको इनमें से एक भी पॉइंट नहीं पता है तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहला पॉइंट है, जैसे कि हम बात करने वाले हैं, ये रेफरेंट किस रेफरेंट को मिलाकर बनी हुई है। तो ये एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफरेंट्स का मिक्सचर है जिसके अंदर R125, R32 और R134A रेफरेंट है। तो ये इस प्रोपोर्शन में जो R125 रेफ्रिजरेंट है यह है 25%, R32 ये है 23% और R134A जो रेफरेंट है यह है 52%। ये तीनों रेफरेंट को मिलाकर ये जो है ब्लेंड रेफरेंट बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं 407C। तो ये जो रेफरेंट है ये यूज़ कहाँ हो रहा है, R407C मीडियम टेम्परेचर के रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशंस में काम हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा बॉटल कूलर्स होते हैं, ओके, एयर कंप्रेसर्स के ड्रायर्स होते हैं, और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है जहाँ पर मीडियम टेम्परेचर चाहिए होता है, ओके, वहाँ पे ये जो है R407C हम यूज़ कर सकते हैं। ये R407C जो रेफ्रिजरेंट है ये रिप्लेसमेंट है R22 का। तो अब आपके क्वेश्चन ये होगा कि R22 जब रेफ्रिजरेंट है तो इसकी रिप्लेसमेंट क्यों चाहिए। तो इसका आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जैसा कि मैंने आपको पॉइंट्स के टाइम पे बताया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये जो प्रोटोकॉल है ये इंडिया ने साइन किया है 1992 में, ओके। तो 1992 में इंडिया ने साइन किया हुआ है। ये मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है, ये एक प्लेस का नाम है, इसीलिए इस संधि का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओके। तो ये साइन इंडिया ने किया था कि जो भी ओजोन लेयर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये लिखा हुआ है कि जो भी ओजोन लेयर को डिप्लीशन करती है, ओजोन लेयर यानी जो हमारा सूरज की जो किरणें आती हैं, जो छन के आती है, लेयर्स होते हैं उनमें से छन के आती है हमारी तरफ, ओके। तो वो लेयर्स है उनको कार्बन जो है, कार्बन जैसी कार्बन है जो इफेक्ट करता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो उस ओजोन लेयर को डिप्लीशन कर रही है। तो वो इंडिया क्या करेगी, जो भी चीज़ें हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है उनका यूज़ कम से कम करेगी। तो इसीलिए इंडिया ने 2020 में R22 का जो नया प्रोडक्शन है मशीन्स का वो बैन कर दिया है, ओके। तो इसी वजह से जो R22 के मशीन्स है उसमें कौन से रेफरेंट आएंगे, 407C रेफरेंट। तो अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लियर हो गया। तो अब इस रेफरेंट की सक्शन डिस्चार्ज प्रेशर्स कितने हैं और स्टैंडिंग प्रेशर क्या है। तो 407C जो रेफरेंट है इसका जो सक्शन प्रेशर है लगभग R22 के सेम ही है। R22 में हम 70-75 रखते थे, इसमें 75-80 तक जाता है। डिस्चार्ज प्रेशर R22 का जो था 250 से 300 था, इसका भी 260 से 310-320 तक नॉर्मल प्रेशर है, ओके। और जो स्टैंडिंग प्रेशर है R22 का 150 से 170 के बीच में रहता था, इसका भी लगभग उतना ही 150 से 170-180 तक सेम है। तो ये जो प्रेशर्स है ये डिपेंड करता है बाहर के जो टेम्परेचर है इसके ऊपर। ये खाली रेफरेंस के लिए मैं आपको प्रेशर्स बता रहा हूँ। ये तो हो गए प्रेशर्स। इसके बाद आता है गैस चार्जिंग करते वक्त ये जो रेफ्रिजरेंट है किस में चार्ज करना है, लिक्विड में चार्ज करना है, वेपर में चार्ज करना है। तो पहले मैंने जैसे आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट में ही कि ये जो है मिक्सर है, 3 रेफ्रिजरेंट का मिक्सर है ये। तो ये मिक्स रेफ्रिजरेंट कहाँ भी आप अगर यूज़ करते, कोई भी रेफ्रिजरेंट रहने दो, 410 हो गई, ये रेफ्रिजरेंट हो गई, और कोई भी रेफ्रिजरेंट जो है जिसमें 2 या 3 रेफ्रिजरेंट मिक्स है वो आपको लिक्विड में चार्ज करनी है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। 410 भी हम डायरेक्ट भी चार्ज कर देते हैं तो भी एसी कूलिंग देती है लेकिन उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। उसी तरह से ये भी रेफ्रिजरेंट जो है आपको लिक्विड में चार्ज करनी है। अगर आप वेपर में चार्ज कर देंगे तो मशीन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसकी जो इफिशियंसी है वो घट जाएगी और वो प्रॉपर कूलिंग नहीं दे पाएगी। तो ये जो रेफ्रिजरेंट है आपको लिक्विड में चार्ज करनी है। इसके बाद आता है हमारा कि ये जो रेफ्रिजरेंट है हम डायरेक्टली R22 के मशीन्स में यूज कर सकते हैं क्या। तो ये जो रेफ्रिजरेंट है आप डायरेक्टली R22 में नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जो R22 जो रेफ्रिजरेंट है इसमें ऑयल यूज होता है, मिनरल ऑयल, ओके। और जो 407C ये रेफ्रिजरेंट में पॉलिस्टर ऑयल यूज होता है। अगर आप R22 के मशीन में R407C डाल देते हैं तो क्या होगा, कंप्रेसर में जो ऑयल मिक्स होगा
और ये जाएगा कंडेंसर में, कंडेंसर जाएगा कैपिलरी में, कैपिलरी चोक कर देगा। तो इसी तरह से ये प्रॉब्लम्स आगे पूरे सिस्टम में ऑयल घूमेगा तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी, कंडेंसर में हीट एक्सचेंज नहीं होगी, इवोपरेटर में हीट एक्सचेंज नहीं होगी और सिस्टम में ट्रबल्स आएंगे। तो अगर आप 407C आपको R22 के सिस्टम में डालना है तो बाकी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली उसका ऑयल चेंज करना है। ओके, ऑयल चेंज करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी डिटेल्स थी 407C के बारे में। अगर इसके अलावा भी कोई डिटेल्स आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका आंसर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ इससे इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारा जो एप्लीकेशन है ऑल AC एरर कोड उसे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।